एवरीवन, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी एंड आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th बोर्ड्स एक्सप्रेस में रिलेशन एंड फंक्शन की। तो ये जो चैप्टर है आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर की जो वेटेज आप लोगों के पास 4 से 5 मार्क्स की है। एंड अगर मैं पिछले कुछ सालों का ट्रेंड आपको दिखाऊं तो साल 2024 में इस चैप्टर से दो क्वेश्चंस आए थे, साल 2023 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन एंड साल 2020 में इस चैप्टर से 4 क्वेश्चंस आए थे। तो बढ़ते आगे और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे आप अपने इस चैप्टर को समझोगे। इस सेशन में हम लोग इसके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को जानेंगे एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो मेक श्योर कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक लगा होगा पीडीएफ का, आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स है, एक है रिलेशन, एक है फंक्शन। ये चैप्टर आप लोगों ने ग्रेड 11th में भी कहीं ना कहीं पे पढ़ा हुआ है। अगर मैं बात करूं ग्रेड 11th के बेसिक्स को एक बारी आप लोगों को अच्छे से रिवाइज जरूर कर लेना है और उन्हीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि कार्टेशियन रिलेशन होता क्या एक्चुअल में। रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ग्रेड 11th में हम लोग पढ़ा करते थे ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, तो उसी के सबसेट को आप लोग क्या कहते हो? रिलेशन कहते हो। अब मान लो कोई सेट है आप लोगों के पास ए और कोई दूसरा सेट है आप लोगों के पास बी। ए के अंदर अगर m एलिमेंट है, बी के अंदर अगर n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन आप लोगों के पास हो जाता है 2 की पावर m इंटू n। यहां से आपके पास 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। दूसरा, फिर आप लोगों ने डोमेन, रेंज एंड को डोमेन समझा था। तो किसी भी रिलेशन में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसे अपन लोग डोमेन कहते हैं। जो सेकंड एलिमेंट होता है उसे हम लोग रेंज कहते हैं और सेकंड एलिमेंट जिस सेट से बिलोंग करता है उसे हम लोग को डोमेन कहते हैं। पूरे के पूरे सेट को को डोमेन, यानी कि जो सेट बी होता है ना, अगर किसी रिलेशन में ए टू बी है तो पूरा का पूरा जो सेट बी है वो आपका को डोमेन हो जाएगा। ये आप लोगों ने बचपन में भी मतलब 11th ग्रेड में चीजों को समझा था। अब यहां पे आप लोगों के पास जो नया कॉन्सेप्ट आता है रिलेशन में, दैट इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें 3 प्रकार हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन पहले ये 2 छोटे छोटे भी समझ लेते। एम्प्टी और वॉइड रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। जी हां दोस्तों, ऐसा भी कोई रिलेशन होता है जो कि फाई की फॉर्म में होता है, जिसमें एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। दूसरा, यूनिवर्सल रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें आपका जो रिलेशन के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल हो जाते हैं। तीसरा, अब बात करेंगे अपन लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? एक ऐसा रिलेशन, ध्यान से सुनना, एक ऐसा रिलेशन जिसका खुद का रिश्ता खुद से होता है, मतलब मेरा रिश्ता मेरे साथ ही रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। यानी कि इसमें जो एलिमेंट्स किसी रिलेशन में अगर कोई एलिमेंट है x, x की फॉर्म में, अभी एक क्वेश्चन से समझाऊंगा भी, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है आपके पास? रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। यहां पे जितने भी एलिमेंट्स x है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। यहां पे हम जो रिलेशन पढ़ रहे हैं सेट a के ऊपर पढ़ रहे हैं। सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें आपका रिलेशन, आपका रिश्ता किसी और से और उसका रिश्ता आपसे, यानी कि पति पत्नी, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अगर वो गर्लफ्रेंड भी आपकी है तो आप सिमेट्रिक रिलेशन में हो, लेकिन गर्लफ्रेंड किसी और की है तो फिर समझ जाओ कुछ और ही चल रहा है। तो सिमेट्रिक रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें अगर x, y किसी रिलेशन में है, x, y किसी रिलेशन में है तो y, x भी उसी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। यानी कि अगर आपका उससे रिश्ता है तो उसका भी आपसे रिश्ता होना नेसेसरी है। फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू a। ठीक है। फिर तीसरा रिलेशन आता है आप लोगों के पास ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है बहुत ही वाहियात, बहुत ही खतरनाक, यानी कि आपका रिलेशन उससे है और उसका रिलेशन किसी और से है और आपका रिलेशन इससे भी है। मतलब समझो, आपका रिलेशन किसी और से, आपका रिलेशन उससे है, उसका रिलेशन किसी और से है और आपका भी रिलेशन किसी और से है। मतलब वो आपको धोखा दे रही थी लेकिन आपने उसको धोखा दे दिया और सबने एक दूसरे को धोखा दे दिया, है ना। तो ट्रांजिटिव रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें x, y अगर r से बिलोंग कर रहे हैं एंड y, z अगर r से बिलोंग कर रहे हैं तो x, z भी r से बिलोंग करेगा। यानी कि आपका उससे रिलेशन, उसका किसी और से और आपका भी उसी किसी और से। ठीक है। फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू a। क्लियर है? तो ये इतने प्रकार के रिलेशन होते हैं। अब अगर कोई रिलेशन ऐसा निकल कर आ जाए जो सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो और रिफ्लेक्सिव भी हो, तो ऐसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। जो सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और
क्या है, रिफ्लेक्सिव, तीनों। तो ऐसे रिलेशन को आप लोग इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अच्छा, अब यहां पे एक और टर्म आती है इक्विवेलेंस क्लास। नाउ अब मुझे चेक भी तो करना तुम लोग कितना पढ़ रहे हो, तो इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन होती क्या है। उसके बाद एक एग्जांपल से इसको और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं कि मान लो आपके पास कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3। अब अगर मेरे पास कोई रिलेशन है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 एंड 2, 3, ये अपने पास एक रिलेशन है। अच्छा, अब अगर मैं इसमें चेक करता हूं कि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, तो देखो रिफ्लेक्सिव का क्या था, 1, 1 मतलब x, x, तो 1, 1, 2, 2 एंड 3, 3 सबका रिलेशन खुद के साथ है। 1 का रिलेशन खुद के साथ, 2 का रिलेशन खुद के साथ, 3 का रिलेशन खुद के साथ, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था, 1 का रिलेशन 2 के साथ, 1 का रिलेशन अगर 2 के साथ है तो 2 का रिलेशन भी 1 के साथ होना चाहिए। क्या यहां पे 2, 1 है इस रिलेशन में, कहीं नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। अब अगर 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, देखो इसमें 1 का रिलेशन 2 के साथ है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, तो ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए कि 1 का रिलेशन 3 के साथ भी होना चाहिए, बट क्या यहां पे 1, 3 आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो गाइस इसी के साथ आप लोगों का रिलेशन वाला टॉपिक खत्म होता है। एंड अब बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस भी हम लोगों ने 11th ग्रेड में सीखा हुआ है। फंक्शन क्या होता है, एक ऐसा मतलब मैपिंग भी बोला जाता है कभी कभार इसको, जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक इमेज सेट बी में होता है। एक ऐसा रिलेशन होता है जिसमें फंक्शन एक तरह का रिलेशन ही है, जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट का एक इमेज सेट बी में होता है। ठीक है जी, जैसे अगर ये मेरे पास सेट ए है, ये सेट बी है, तो क्या ये फंक्शन होगा, देखो ए का इमेज है 1 का इमेज है, 2 का इमेज है, बट 3 का कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। इसमें अगर मैं देखूं 1 का इमेज है, 2 का भी इमेज है, 3 का भी इमेज है, लेकिन 1 के दो इमेज है, 1 का इमेज एक ए भी है और 1 का इमेज बी भी है, तो एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, हर एक एलिमेंट आना चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। अब अगर मैं इस रिलेशन को देखूं, रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है, इस रिलेशन को देखो 1 का इमेज ए के साथ, 2 का इमेज बी के साथ, 3 का इमेज सी के, तो इसका मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज है, तो इसका मतलब ये फंक्शन होगा। अगर मैं इसको देखूं तो 1 का इमेज ए के साथ, 2 का इमेज ए के साथ, 3 का इमेज ए के साथ, तीनों एलिमेंट्स का इमेज है, बिल्कुल है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे 1 का इमेज ए है, 2 का भी इमेज ए है, तो क्या ये फंक्शन होगा, बिल्कुल होगा। एक एलिमेंट का एक इमेज होना चाहिए, 1 का सिर्फ एक इमेज है। यहां वाले केस में और यहां वाले केस में कंफ्यूज मत होना, तो ये भी आपके पास एक फंक्शन है, ये भी आपने 11th ग्रेड में पढ़ा हुआ था। अब अगर मैं इसमें डोमेन और रेंज की बात करूं, तो सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो डोमेन होंगे, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रेंज होंगे, और सॉरी को डोमेन होंगे। अगर मैं बात करूं रेंज की, जैसे इस वाले के रेंज की बात करूं, तो इसका जो रेंज होगा ना, रेंज होगा जो इसका, इस लास्ट वाले का, वो रेंज हो जाएगा ए कॉमा बी, और को डोमेन क्या हो जाएगा, ए बी और सी। इसके रेंज की बात करूं ए बी सी, और को डोमेन क्या हो जाएगा, ए बी सी डी। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। अब कितने प्रकार के आप लोगों के पास फंक्शंस बनते हैं, 4 प्रकार के फंक्शंस बनते हैं। पहला होता है 1-1 या फिर इंजेक्टिव फंक्शन। 1-1 फंक्शन क्या कहता है कि जब सेट ए के हर एलिमेंट के लिए सिर्फ एक वैल्यू, सिर्फ एक इमेज होती है या एक वैल्यू होती है, सेकंड सेट में कोई बच भी गया तो हमें फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ए का सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, बी का सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, सी का सिर्फ एक इमेज होना चाहिए, और अगर सेट बी में कुछ बच भी गया, सेट ए में अगर बच जाएगा तो फिर वो तो फंक्शन भी नहीं होगा, सेट बी में अगर कुछ बच भी गया तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता, बट सेट ए के एक एलिमेंट का सिर्फ एक इमेज। ठीक है, तो ऐसे फंक्शन को 1-1 फंक्शन बोला जाता है। क्लियर, ठीक है। दूसरा फंक्शन होता है बेटा मैनी वन। अब नाम से ही क्लियर हो गया होगा, एक के साथ बहुत सारे, या समझ रहे हो ना, एक के साथ बहुत सारे, इसका चक्कर बहुतों से, जैसे ए का चक्कर 1 के साथ है, बी का भी चक्कर 1 के साथ है, सी का चक्कर 2, तो हर एक एलिमेंट यूज हो गया, बट एक का चक्कर बहुत सारे लोगों के साथ है। तो ऐसे 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 रिलेशंस को, ऐसे फंक्शंस को, सॉरी, आप लोग क्या बोलते हो, मैनी वन फंक्शंस बोलते हो।
ठीक है जी। अच्छा, फिर तीसरा आता है आप लोगों के पास ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को हम सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। अब इसको समझते हैं। अब देखो, अभी तक हम लोग सेट ए की बात कर रहे थे, सेट ए के एलिमेंट्स की बात कर रहे थे। अब सेट बी के एलिमेंट्स की बात करेंगे। सेकंड सेट के सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। अभी तक हम सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स की। अब एक ऐसा रिलेशन जिसमें सेट बी के भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए और सेट ए के तो आने ही चाहिए, क्योंकि अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे तो वो तो फंक्शन भी नहीं होगा। तो ऐसे फंक्शंस जिसमें सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ जाए, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो जिसका कोडोमेन और रेंज सेम हो जाए, ऐसे रिलेशन, ऐसे फंक्शंस को आप लोग ऑन टू या फिर सर्जेक्टिव फंक्शंस बोलते हो। क्लियर है? ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपके पास इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन क्या होता है आप लोगों के पास? ऐसे फंक्शन, ध्यान से, सेट बी में एटलीस्ट एक ऐसा एलिमेंट जिसकी कोई प्री इमेज ना हो। सेट बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट बच जाए जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। कम से कम एक बचना चाहिए। एक से ज्यादा बच जाए कोई बात नहीं, पर एक तो बचना ही चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। क्लियर है? क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब ऐसे फंक्शन जो 1 1 और ऑन टू होते हैं उन्हें बाइजेक्टिव फंक्शंस भी बोला जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ फंक्शन का थ्योरी भी आप लोगों के पास खत्म होता है। अब बात करेंगे कुछ सवालों की, और बहुत बेहतरीन सवालों की। मैं आपको मार्क्स भी बताऊंगा, कौन से साल में ये सवाल आए थे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके पास आते हैं। देखो, टाइप सेम रहेगा, डिजिट्स चेंज हो जाएगा बस, अगर होगा भी तो, नहीं तो एज इट इज भी छाप सकते। कहते हैं क्या, 2023 का सवाल है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास एक रिलेशन दिया गया है ए और बी के बीच में कि ए जो है वो b-2 है और बी की जितनी भी वैल्यूज है वो 6 से बड़ी होनी चाहिए। बी यानी कि सेट बी का जो एलिमेंट है, दूसरे सेट का जो एलिमेंट है, तो यहां पे ये तो 6 से बड़ा नहीं है, तो ये वाला तो ऑप्शन ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं भी आता ना तो एक ऑप्शन तो आपने ऐसे एलिमिनेट कर दिया। अब उसने क्या बोला है, b-2 ए के इक्वल होना चाहिए। तो पहला वाला अगर मैं उठाऊं 8,7 तो 7-2 अगर मैं करता हूं 5 के इक्वल है। क्या ये ए के बराबर है? नहीं है। अगर मैं 3,8 ये तीसरा वाला उठाता हूं तो 8-2 किसके बराबर है? 6 के। क्या ये 6 के बराबर है? नहीं। अगर मैं दूसरा वाला उठाता हूं 6,8, 8 में से अगर मैं 2 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 6 आएगा। तो क्या ये पहले वाले एलिमेंट के बराबर है? बिल्कुल। तो ये सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इस रिलेशन के एलिमेंट्स होंगे। सिंपल। अगला सवाल क्या कहता है, फिर दोबारा से 2023 में 1 मार्कर क्वेश्चन है। आपको यह बताना है कि कोई सेट है 3,5, इसमें कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है, कितने नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस है। तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 की पावर n, n की पावर 2 माइनस n। ये अलग है, ये अलग है, मतलब ये अलग है पूरा का पूरा। पहले इसको सॉल्व करोगे, फिर जो आएगा उसको n से माइनस करोगे। तो ये इस फॉर्मूले में आप जब वैल्यू n की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से बता दो कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है जी, चलो अगला सवाल। अब आप लोगों के पास 2013 में आया था 4 मार्क्स का। क्या कहता है ये सवाल? कहता है कि मान लो आपके पास शो दैट द फंक्शन f इन a r माइनस 2/3 है ना, डिफाइंड एज fx। आपके पास ये एक फंक्शन दिया गया, बोला गया है इसे आपको 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है। कैसे प्रूव करोगे, कैसे शो करोगे? तो सबसे पहले बात करते हैं 1 1 फंक्शन की। 1 1 फंक्शन क्या होता है? 1 1 फंक्शन क्या होता है? मैंने अभी बताया था आपको। 1 1 फंक्शन एक ऐसा फंक्शन जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक वैल्यू होती है। सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक वैल्यू होती है। तो मान लो मेरे पास 2 एलिमेंट्स हैं, x1 और x2। मैंने सेट ए के 2 एलिमेंट्स निकाल लिए, x1 और x2, और मैंने बोला कि जब मैं इनकी fx1 निकालूंगा और fx2 निकालूंगा तो वो इक्वल होगा। तो अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि x1 और x2 आपस में बराबर होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एक, अगर ये 2 एलिमेंट्स अलग अलग हैं और इनकी इमेज सेम है, 2 अलग अलग एलिमेंट्स की अगर सेम इमेज होती, अगर 2 एलिमेंट्स x1 की और x2 की सेम इमेज होती तो ये 1 1 फंक्शन नहीं होता। लेकिन अगर x1 और x2 की एक ही इमेज है तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए 1 1 फंक्शन होने के लिए। तो मैंने क्या किया, fx1 fx2 के बराबर है। यहां पे x की जगह पे x1 सब्स्टिट्यूट किया, x की जगह पे x2 सब्स्टिट्यूट किया, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कराया, सारी कैलकुलेशन भी दे रखी है आपके लिए। कैलकुलेशन को जब सॉल्व करोगे तो x1 और x2 आपस में बराबर आ जाएंगे, और x1 और x2 जैसे ही आपस में बराबर आ जाएंगे आप बोल दोगे ये फंक्शन क्या है? 1 1 फंक्शन। देखो आपको मैंने
इस रैपिड रिवीजन में सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है, मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको बोर्ड्स एग्जाम में कैसे लिखना है। ऐसे ही लिखना है भाई, पूरे मार्क्स चाहिए तो ऐसे ही लिखना है। फिर उसके बाद ऑन टू फंक्शन आपको बताना है। अब ऑन टू फंक्शन के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा, मतलब ऑन टू फंक्शन क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें सेट बी के सारे एलिमेंट्स का योगदान होना चाहिए, कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर होनी चाहिए, कोडोमेन और रेंज आपस में बराबर होनी चाहिए। तो ऑन टू फंक्शन में मैंने कोई एलिमेंट मान लिया y, ठीक है, ये जो y है कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है a का, और ये a कौन सा वाला, अब देखो ये जो a से a में ये फंक्शन है ना, तो ये जो कोडोमेन वाला a है उसकी बात कर रहे हैं। तो fx जो है वो y के बराबर है, fx जो है वो y के बराबर है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब आपके पास अगर मैं fx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो थोड़ा इसको इधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आएगा। यहां से मेरा पर्पस क्या है, मुझे x की वैल्यू निकालनी। कभी भी ऐसा कोई सवाल आएगा जिसमें आपको ऑन टू फंक्शन प्रूफ करना है तो आप क्या करो, x की टर्म्स में निकालो। मतलब ये जो अभी आपके पास y इज इक्वल्स टू क्या है, y इज इक्वल्स टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 6x माइनस 4 है ये। अब आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू ये आ गई आपके पास। और जब आप इसमें देखोगे तो ये नीचे वाला टर्म आपके पास 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, 6y माइनस 4 शुड नॉट इक्वल्स टू 0, है ना। तो y की वैल्यू जो है वो 2/3 के इक्वल नहीं आप सब्स्टिट्यूट कर सकते, सेम चीज है, ठीक है। अब मैंने x की वैल्यू निकाल दी है, अब x की वैल्यू मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा, और जैसे ही मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे पास ये पूरा का पूरा कैंसिल होके सिर्फ और सिर्फ y बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ y बच जाएगा। fx जो है आपका y के इक्वल आ गया, fx जो है आपका y के इक्वल आ गया, यानी कि सेट b के सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई इमेज हो गया प्रूफ, ठीक है। तो इस कारण से ये वाला जो फंक्शन है आपका ऑन टू फंक्शन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सवाल आप लोगों को सॉल्व करना है। अगला सवाल आपके पास 2 मार्क्स का आता है, इस प्रकार से कहता है कि आपके पास हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3, आपके पास कोई सेट है 1 2 3, इसमें कितने इक्विवेलेंस रिलेशन होंगे। इक्विवेलेंस यानी कि जो सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, जो 1,2 एंड 2,1 वाले एलिमेंट्स उसमें आते हो। तो मैंने इक्विवेलेंस रिलेशन बनाए, ठीक है। सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या है, मैंने 1 1 2 2 और 3 3, है ना, ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स का रिफ्लेक्सिव तो होना चाहिए। उसके बाद मेरे को चाहिए कि ये 2 एलिमेंट्स भी होने चाहिए इसमें। अब 1 2 एंड 2 1 मैंने ले लिया, तो अब यहां से मुझे ये पता चल गया ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो है क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है और ये रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी है ना, कि भैया अगर 1 का रिश्ता 2 के साथ है तो 2 का रिश्ता 1 के साथ है, और 1 और 2 का आपस में रिश्ता है। अब अगर इसमें ऐसा आ जाता 1,3 एक और एलिमेंट आ जाता तो फिर ये इक्विवेलेंस नहीं होता। दूसरा रिलेशन मैंने निकाला 1,1 2,2 3,3, 1,2 लिया, फिर 2,1 लिया, यहां तक सेम रहा। फिर मैंने ले लिया 1,3 भी ले लिया, तो 3,1 भी होना चाहिए, और मैंने 2,3 ले लिया। अब देखो 1,2 है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है और 3 का रिलेशन किसके साथ है, 2 के साथ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये आप लोगों के पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन आ गया है, ठीक है, जिसमें ये 2 एलिमेंट्स आपके पास जो बोले गए थे 1,2 और 2,1 होने चाहिए। तो ऐसे आप अपने इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। अगला सवाल आप लोगों के पास 2010 और 2020 में आया था, 6 मार्क्स का। कहते हैं क्या, और ऐसे सवाल आपके पास आते हैं, ये सवाल आपके पास 5 मार्क्स का भी आ सकता है, ये सवाल आपके पास 4 मार्क्स का भी आ सकता है ना। कहते हैं क्या कि प्रूव दैट रिलेशन आर ऑन जेड, जेड क्या है यहां पे आपके पास इंटीजर है, जेड क्या है इंटीजर है, डिफाइंड एज आर, आर के अंदर 2 एलिमेंट है x, y, और x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। ट्रस्ट मी गाइज, अगर रिलेशन एंड फंक्शन से कोई ज्यादा मार्क्स का सवाल आता है तो वो बहुत 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 ज्यादा इजी होता है। कैसे, अभी समझेंगे। कह रहे हैं कि x माइनस वाई शुड बी इज डिविजिबल बाई 5 है, ये रिलेशन दे रखा है, ये आपके पास क्या दे रखा है, एक रिलेशन है कि x माइनस वाई जो है वो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अब इक्विवेलेंस के लिए सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव चेक करना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव कैसे चेक करोगे, मान लो कोई एलिमेंट है x जो z से बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट है x जो z यानी कि इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए x, भी r से बिलोंग करेगा, है ना। अब अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूं x, x का मतलब क्या होगा कि x माइनस x जो है
वो 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और x माइनस एक्स क्या आ जाएगा 0, तो 0 क्या है 5 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब क्या होगा x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाई 5, तो इसका मतलब क्या है ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, समझ रहे हो। फिर इसी प्रकार से अगर मैं सिमेट्रिक प्रूफ करना चाहूं, सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे कि आपके पास दो एलिमेंट है x, y और वो दोनों के दोनों इंटीजर z से बिलोंग कर रहे। अब x, y अगर रिलेशन r से बिलोंग कर रहे, इसका मतलब क्या होगा x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। यह हमें पता है कि ये r से बिलोंग कर रहा है, किसी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है जिसमें x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। अब अगर मैं यहां से दोनों से नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो y माइनस एक्स बच जाएगा। y माइनस एक्स इज, अब मतलब ये वाला जो टर्म है, अगर देखो अगर आपके पास ऐसा है कि x माइनस वाई जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो आपने बेटा बस क्या किया, ऊपर से नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, तो y माइनस एक्स भी तो 5 से डिविजिबल होगा ना भैया। अगर 10 5 से डिविजिबल है तो माइनस 10 भी तो 5 से डिविजिबल होगा, है ना। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, नेगेटिव साइन कॉमन लूंगा और ये आगे की स्टेटमेंट तो एज इट इज रहेगी क्योंकि ये डिविजिबल है। अब इसका मतलब क्या है, ये क्या आ गया y माइनस एक्स, इसका मतलब क्या है y कॉमा एक्स। जब x कॉमा वाई था तो x माइनस वाई बना, अब y माइनस एक्स है तो इसका मतलब क्या है y कॉमा एक्स रिलेशन r से बिलोंग करेगा। तो आपने क्या प्रूव किया कि पहले कोई रिलेशन था x कॉमा वाई जो कि रिलेशन r से बिलोंग कर रहा है, अब आपने प्रूव कर दिया कि x कॉमा वाई कॉमा एक्स जो है वो भी r से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है वो सिमेट्रिक है, क्योंकि अगर x कॉमा वाई और y कॉमा एक्स एक ही रिलेशन में है तो इसका मतलब वो सिमेट्रिक होगा। अब ट्रांजिटिव देखो, ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि x y z तीन एलिमेंट हैं जो z से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको क्या पता है, आपको क्या पता है कि x कॉमा y जो है वो रिलेशन r से बिलोंग कर रहे हैं और y कॉमा z जो है वो भी रिलेशन r से बिलोंग कर रहे हैं। अब आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि x कॉमा z भी r से बिलोंग करना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, x कॉमा y का मतलब क्या है, x माइनस वाई 5 से डिविजिबल होगा और y कॉमा z का मतलब क्या है, y माइनस z भी 5 से डिविजिबल होगा। अब मैं एक काम करता हूं, अगर 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 ध्यान से देखो, x माइनस वाई एंड y माइनस z दोनों के दोनों 5 से डिविजिबल है, दोनों 5 से डिविजिबल है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, x माइनस वाई प्लस माइनस जेड ये भी 5 से डिविजिबल होगा। तो मैंने क्या कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, दोनों के दोनों का सम जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। अब यहां पे अगर आप देखोगे y से y कट जाएगा तो x माइनस जेड बच गया, तो इसका मतलब क्या है x माइनस जेड भी 5 से डिविजिबल है, और x माइनस जेड अगर 5 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या होगा, हमें यही तो प्रूफ करना था कि x माइनस जेड जो होगा वो भी 5 से डिविजिबल होगा। तो इसका मतलब क्या है, x कॉमा जेड जो होगा वो भी इसी रिलेशन का पार्ट है। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला जो रिलेशन है ये आपके पास ट्रांजिटिव भी होगा। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है तो इसका मतलब वो वाला रिलेशन आपका कैसा रिलेशन कहलाएगा, वो रिलेशन आपका इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। ठीक है जी। तो यार ये कुछ ऐसे सवाल है जो मैं आप लोगों के लिए बनाकर लेकर आया हूं, तो मेक श्योर जब आप इस सेशन का पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो वहां पे ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे और उनके सॉल्यूशन के साथ। जैसे ये क्वेश्चन है आप लोगों के पास, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो मेक श्योर आप लोग इसको जरूर सॉल्व कर लेना, है ना। उसी प्रकार से ये उसका सॉल्यूशन है। ये आपके पास एक सवाल है, अगर मैं हट जाता हूं एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में लेकर आए और उनके सॉल्यूशन भी ये पीडीएफ में मिलेगा, तो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना। ये सवाल है, ये उसका सॉल्यूशन है। यहां पे अगर आप देखोगे ना तो मार्क्स भी लिखे हैं, 2 मार्क्स इतने स्टेप के, 2 मार्क्स इतने स्टेप्स के और 2 मार्क्स इतने स्टेप्स के आप लोगों को मिल जाएंगे। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ रहेगा ये आप लोगों के पास, है ना। तो ये सवाल है, ये इनके सॉल्यूशन हो गए, ये सवाल है, ये इनके सॉल्यूशन हो गए, ये सवाल है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये सवाल है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ये सवाल है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। And yes guys, this is all about for this session. I hope आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। Now make sure to like, share and subscribe this channel for these type of informative videos.